हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ परवीन वर्मा। आज आपके लिए कुछ विशेष लेके आई हैं। मेरी जो पहले की वीडियो थी वो +2 लेवल यानी कि लेवल 4 के लिए थी। वो मैंने ऑल सिलेबस वीडियो के थ्रू क्लियर किए हैं। अब मैं लेके आई हूँ 10th के लिए यानी लेवल 2 के लिए। ये भी मैं इसमें वीडियो के थ्रू ऑल लेवल कवर करने वाली हूँ। इसमें तो मैं ये 10th के लेवल अब पूरे कवर करूँगी। तो इन वीडियो को देखना, अच्छे से समझना और नोट करना। तो आज के जो लेवल 2 का जो फर्स्ट पार्ट आता है आपका, यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट लेसन आपका आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी द स्किन, यानी कि स्किन के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हमने बताया था कि पहले स्किन के बारे में मैंने आपको बहुत सी वीडियो में +2 वाली जो है या पहले की जो मेरी वीडियो है उसमें देखना कि मैंने सारा उसमें क्लियर किया हुआ है। स्किन के बारे में, हेयर्स के बारे में सब क्लियर है, लेकिन लेवल के हिसाब से अलग अलग मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें डिफाइन किया है। थ्रेडिंग का है या स्किन एनाटॉमी का है, ये लेवल 4 में भी है और ये लेवल 2 में भी है, लेवल 1 में भी है, लेवल 3 में भी है। ऐसे ये लेवल 1 से लेके लेवल 4 तक सेम सिलेबस है, ऊपर नीचे, लेकिन क्लास वाइज सिलेबस को डिफाइन किया गया है कि स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, फिर उसके बाद क्या स्टूडेंट जाने, फिर उसके बाद क्या जाने। तो चलते हैं हम आज के विशेष टॉपिक पर, एनाटॉमी द फिजियोलॉजी ऑफ द स्किन। स्किन मीन्स त्वचा। त्वचा वो है जो हमारे शरीर को बाहरी आवरण जो है, हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है। हमारा जो शरीर है उसका फुट कितना है, 20 वर्ग फुट। हमारे जो पूरे शरीर पे है 20 वर्ग फुट स्किन से ढका हुआ है और ये सबसे बड़ा बाहरी अंग है हमारा। त्वचा के प्रमुख कार्य में सूक्ष्म जीवों और हानिकारक जैसे कि पराबैंगनी, इंफ्रारेड, शरीर के तापमान रखरखाव, स्पर्श, गर्मी, ठंड, सर्दी, दुख, सुख, हमारा जो महसूस होता है सब कुछ वो शरीर के द्वारा ही होता है। हमें जब ठंड लगती है, गर्मी लगती है, या हमारे आंसू निकलते हैं या शरीर से पसीना निकलता है, तो ये सब हमारा क्या करती है, त्वचा ही हमारे शरीर के लिए ये सब कार्य करती है। इसको मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। अब इसमें हमारा पहला आता है स्किन। स्किन मीन्स त्वचा के बारे में अध्ययन करना। त्वचा का जो अध्ययन उसे हम डर्माटोलॉजी कहते हैं। जो हमारा त्वचा से रिलेटेड डॉक्टर हमारा इलाज करता है उसे डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं। एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब है एक मानव शरीर की संरचना जो एक दूसरे के साथ शरीरों के अंगों से संबंध होता है, वो हमारा एनाटॉमी का होता है। नेक्स्ट हमारा है फिजियोलॉजी, यानी कि शरीर के अंग और शरीर के बारे में अध्ययन करना हमारा फिजियोलॉजी में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ स्किन की। लेयर्स ऑफ स्किन में क्या है, हमारी जो परत है इसका ये नहीं है कि शरीर जिससे ढका हुआ है सिर्फ हमारी त्वचा पर यही है, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर के नीचे और भी परतें हैं। जैसे प्याज देखा है आपने, आम घर में हम जो यूज़ करते हैं, जिस तरह प्याज में अंदर ही अंदर लेयर्स होती हैं, वैसे हमारे शरीर में लेयर्स होती हैं। जैसे उस प्याज में झिल्ली होती है वैसे हमारे शरीर में भी झिल्ली इसी तरह होती है। इसको मैं पिक्चर्स के द्वारा अच्छे से आपको बताऊंगी। इस लेयर्स ऑफ स्किन के अंदर इसकी कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ये हमारे शरीर की 3 लेयर्स होती हैं। जैसे आप देखते हो को चोट लग जाती है, ठीक है, उसके नीचे हमारा खून निकलता है, आप देखते हो उसके नीचे वाइट वाइट एक और स्किन होती है, या
फिर हमारे जैसे कोई डीप चक्कू वगैरह लग जाता है या ज़्यादा डीपली कोई घाव हो जाता है, उसमें भी आप देखते हो कितनी मसल्स होती हैं। अगर वो ज़्यादा डीप हो तो आपको दिखेंगे नीचे के नीचे टिश्यू भी होते हैं, उसके अंदर बबल्स की तरह ये गोल गोल इस तरह से टिश्यूज हमारे होते हैं। इस तरह ऐसे टिश्यूज भी बने होते हैं, तरह तरह के होते हैं। मैं आपको बताऊंगी आगे पिक्चर में कुछ। तो इस तरह से अगर पहले वाली लेयर उतर जाती है या चोट लगती है, वो ठीक हो जाती है, तो उसकी जगह हमारी दूसरी लेयर आती है। फिर अगर उसमें लग जाती है तो तीसरी हमारी जो लेयर्स होती है वो बच जाती है। इस तरह से हमारी अंदर ही अंदर 3-4 परतें होती है जो हमारी सुरक्षा करती है। अब जैसे एपिडर्मिस में 4 होती हैं लेयर्स, अभी मैं बताऊंगी आगे। एपिडर्मिस के अंदर 4 लेयर्स होती है। वो 4 लेयर क्या काम करती है देखिएगा आगे। नेक्स्ट हमारी डर्मिस, डर्मिस में 2 लेयर्स होती हैं। तो ये मैंने आगे अलग अलग पार्ट आपके नोट किए हैं। एपिडर्मिस के 4 पार्ट्स, डर्मिस के 2 पार्ट्स और हाइपोडर्मिस ये सिंगल। एपिडर्मिस के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं कि एपिडर्मिस त्वचा की बाहरी परत है जो कि जलरोधक बाधा के रूप में कार्य करती है। त्वचा की टोन भी प्रदान करती है। त्वचा टोन या त्वचा का रंग विशेष कोशिकाओं द्वारा इसमें निर्मित होता है। इसमें हमें जो कलर मिलता है उसे मेलानोसाइट्स कहा जाता है, जो एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं। हमारे स्किन का जो कलर है देख रहे हो, देखते हो आप, स्किन के कलर बहुत से तरह के होते हैं। कईयों का फेयर होता है, कुछ का डार्क होता है, कईयों का उससे डार्क होता है। तो इस तरह से ये हमारे जो सारे कलर हैं ये हमें मेलानिन नामक पदार्थ से मिलते हैं। अब है डर्मिस। डर्मिस में क्या है कि यह एपिडर्मिस के नीचे होती है। ये बाहरी परत है बिल्कुल, ये जो बाहरी है ना, ये आप देख रहे हो, ये एपिडर्मिस है। इसके नीचे की जो लेयर है वो है हमारी डर्मिस। डर्मिस लेयर में क्या है कि ये 2 परतों से बनी होती है। इसमें कनेक्टिव टिश्यू और हेयर फॉलिकल एंड पसीने वाली जो ग्रंथियां वो होती हैं। हमारी जो स्वेट ग्लैंड होती है, सीबेशियस ग्लैंड्स होती है, वो डर्मिस लेयर में ही होती है। ये हमारी चोट द्वारा रक्षा करती है, जो ये सब करती हैं। दूसरा जो हमारे शरीर से ओवर पदार्थ निकलते हैं, सीबेशियस ग्लैंड्स जिसे बोलते हैं, या ऑयली ग्लैंड्स या स्वेट ग्लैंड्स, वो हमारे डर्मिस लेयर के द्वारा बाहर आती हैं। नेक्स्ट है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में क्या है, इसमें सबक्यूटेनियस डिपर सबक्यूटेनियस टिश्यू के रूप में से जाना जाता है। इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। टिश्यू कनेक्टिव इसमें भी होते हैं और इसमें भी होते हैं। एपिडर्मिस का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम में क्या है, यह परत प्रमुख रूप से मृत त्वचा कोशिकाओं यानी कि डेड सेल से बनी है, जिसे कार्नियोसाइट्स कहा जाता है। ये नए कोशिकाओं के लिए भी सही रहती हैं। जो हमारे पुराने सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, उसकी जगह नए सेल्स लाने में ये हमारी हेल्प करती है। सेकंड है स्ट्रैटम लूसिडम। लूसिडम में क्या है, यह लैटिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है स्पष्ट परत यानी कि क्लियर परत। जो आप स्किन के नीचे देखते हो व्हाइट व्हाइट जो कलर आती है वो लूसिडम ही होती है। लूसिडम जो है क्या करती है कि इसमें ट्रांसलेट होती है ये, और ये मृत त्वचा कोशिकाओं द्वारा होती है। इसके अंदर क्या होता है, आप देखते हो कि लूसिडम के अंदर जैसे सूर्य की किरणें होती है, तेज धूप होती है, या हमारे जो लेज़र लाइट्स होती है, ज़्यादा लाइट्स होती है, उसमें हम अपनी ऐसे इस तरह से देखते हैं स्किन में, तो आप देखते हो कि रेड रेड दिखती है या वेन्स दिखती है। वो जो काम होता है वो लूसिडम में होता है। ठीक, जो टिश्यू वगैरह होते हैं वो हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो लूसिडम में होते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम। अब ग्रेनुलोसम में क्या कहता है कि ये नाम से ही पता चलता है कि परत प्रकृति में दानेदार है। यह केराटोहाइड्रिन ग्रेनुअल एक दूसरे के साथ बीज तंतुओं से बने होते हैं, जो ग्रेनुअल लिमिटेड सामग्री में समृद्ध होते हैं, जो शरीर के अत्यधिक द्रव का नुकसान होने से रोकते हैं। ग्रेनुलोसम। फिर है स्ट्रैटम स्पाइनोसम।
स्पाइनोसम में क्या है, यह स्पाइनस सेल परत से रूप से जाना जाता है। यह स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम द्वारा और स्ट्रेटम बेसल के बीच स्थित होती है। वैसे इसके बाद एक परत और होती है बेसल, वो मैंने आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता देती हूँ। इसके बाद स्पाइनोसम के बाद आपकी जो लेयर आती है वो बेसल होती है, जो बिल्कुल बाहरी परत बिल्कुल पतली होती है। हम सिर्फ इसी के बारे में डिफाइन करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में यही है स्पाइनोसम, लेकिन ये बेसल के साथ जुड़ी होती है। केराटिनाइजेशन इस परत में शुरू होती है। यह परत त्वचा को ताकत और साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। बेसल क्या करता है, यह कभी कभी स्ट्रेटम जर्मिनेटिव के रूप में भी जानी जाती है। यह डर्मिस की गहरी परत होती है और केराटिनाइज स्ट्रेटम कोशिकाओं से बनी होती है। इसमें मेलानोसाइट्स जो हमारी त्वचा की इम्यून सेल्स और टच रिपोर्ट्स स्पॉट्स के रूप रंग का निदान करने में हमारी मदद करती है। और इसके बाद जो लेयर आती है बेसल, वो क्लियर हो गया। एपिडर्मिस के 4 पार्ट्स, इसको मैंने पिक्चर में भी अच्छे से मैं आपको बताऊंगी और ये मैंने वैसे भी आपको बताया है। डर्मिस में हमारी पैपिलरी और रेटिकुलर 2 लेयर्स आती हैं। जो हमारी पैपिलरी है उसमें क्या है, जैसे आपके सिलेबस में हम देखते हैं, पहले डर्मिस के बारे में तो मैंने बताया ही था। जो पैपिलरी लेयर होती है बहुत पतली लेयर होती है ये, इसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। मैंने बताया था इसमें भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब इसमें डर्मिस लेयर के नीचे जो पैपिलरी आती है ये पतली परत होती है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और रक्त वेसल शामिल है जो पोषक तत्व प्रदान करते हैं और ताप को नियंत्रित करती है। क्लियर माय पॉइंट। पैपिलरी। नेक्स्ट रेटिकुलर। रेटिकुलर में क्या होता है, इस परत में डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी कि अनियमित सेंसिटिव वो तत्व होते हैं इसके अंदर, जो पैपिलरी परत में अलग होते हैं और तथा त्वचा को ताकत और लोच यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। बालों के फॉलिकल जैसे अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं में ये रेटिकुलर मदद करते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में क्या है, यह चमड़े के नीचे की परत या सुपरफिशियल फेशिया के रूप में जानी जाती है। यह परत त्वचा के ऊतकों और अंडरलाइंग टिश्यूज और ऑर्गन्स के बीच स्थित होती हैं। यह वसा ऊतकों से बना होता है, यानी कि मोटी लेयर होती है हाइपोडर्मिस। जैसे वसा ऊतक के नाम से ही हमें पता चल रहा है, हाइपोडर्मिस मोटी स्किन होती है। यह थर्मल इंसुलेशन प्रदान करता है और झटके में अवशोषित करता है। तो चलते हैं हम आज के पिक्चर्स पे। तो मैं आपको पिक्चर्स में आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था स्किन एनाटॉमी के बारे में, आपने अच्छे से उनको सुना होगा। तो स्किन क्या होती है, एक जो ब्यूटी थेरेपिस्ट होती है उसको हमेशा स्किन की बेसिक एनाटॉमी यानी कि शरीर रचना के बारे में और फिजियोलॉजी यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में अवेयर रहना चाहिए, ताकि वे इफेक्टिव सेवाएं प्रदान कर सके। उनसे रिलेटेड जो भी बातें होती हैं स्किन के बारे में वो हमारे क्लाइंट को बता सके। हमारा जो स्किन है वो 20 स्क्वायर फीट टिश्यू से लिपटा होता है और 6 से 7 पाउंड का बना होता है। त्वचा के हेल्दी होने का अर्थ है कि सारा शरीर स्वस्थ होना। अगर हमारा शरीर पूरा स्वस्थ होगा तभी हमारा शरीर हेल्दी रहेगा और हम हर काम को बड़े अच्छे से कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है या त्वचा पर दिखाई देती है, उसके अध्ययन को या उसके कार्य से संबंधित तकलीफों को क्या कहते हैं, डर्माटोलॉजी। जो डॉक्टर हमारी त्वचा से रिलेटेड तकलीफों का इलाज करते हैं यानी कि स्किन से संबंधित कोई भी बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हें हम डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तो आज हम स्किन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये तो थी बेसिक सी बातें जो आपने अभी तक जानी।
ये है हमारी स्किन स्ट्रक्चर। ये हमारी सबसे बाहरी लेयर होती है एपिडर्मिस, और ये होती है हमारी डर्मिस लेयर। इसमें हमारी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे ये वाली दिख रहे हो आप, ये हमारी ग्लैंड्स हैं। जैसे ओली ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये होती है ना, ये हमारी ग्लैंड्स होती है जो हमारे शरीर से पसीना, तेल बाहर निकालते हैं। ये वो ग्रंथियां काम करती है। हमारी जो ये है स्किन लेयर्स, इनके अंदर बहुत से टिश्यूज, सेल्स, वेन्स, जो है वेन्स वगैरह, तो इस तरह से बहुत सी होती हैं जो अपने शरीर में अलग अलग काम करती है। एनाटॉमी ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर और उनके पार्ट्स को एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है। एनाटॉमी का मतलब यही होता है कि जो हमारे शरीर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है वो एनाटॉमी कहलाता है। फिजियोलॉजी क्या है कि फिजियोलॉजी शरीर के पार्ट्स के फंक्शन व बॉडी की स्टडी है, अर्थात शरीर के विभिन्न भाग के बारे में किस प्रकार कार्य कर रहे हैं वो है हमारी फिजियोलॉजी। एपिडर्मिस जो होती है हमारी, देखो स्किन की 3 लेयर्स होती है हमारी, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ये हमारी एपिडर्मिस, जहाँ मेरा कर्सर है देखिए, ये हमारी डर्मिस लेयर और ये हमारी एपिडर्मिस। 3 लेयर्स होती है। एपिडर्मिस हमारी 4 लेयर्स में डिवाइड होती है और डर्मिस हमारी 2 लेयर्स में डिवाइड होती है। उसको मैं अच्छे से बताऊंगी। ये देखिए, एनाटॉमी ऑफ द एपिडर्मिस, डेड सेल फ्लैकिंग ऑफ एट द स्किन सरफेस। ये हमारा जो है डेड सेल्स होते हैं जो ऊपर जम जाते हैं एपिडर्मिस लेयर में। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये हमारे डेड सेल्स है। डेड सेल्स डेड हो जाते हैं, बट अगर हम इनकी केयर करें तो नए सेल आ जाते हैं। अब हमारी एपिडर्मिस की 4 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी है आप इस चार्ट में अच्छे से देख रहे हैं पिक्चर में। स्टर्नम कॉर्नियम, जिसे कॉर्निफाइड भी कहा जाता है। सेकंड है स्टर्नम ल्यूसिडम, जिसे क्लियर लेयर भी कहा जाता है। स्टर्नम जर्नुलोजम, यानी कि इसे हम जर्नुलेजर लेयर भी कहते हैं। और फिर फोर्थ है स्टर्नम जर्मोनेटियम, इसे हम जर्मोनेटिव भी कहते हैं। ये हमारी 4 परतें हैं एपिडर्मिस की, और ये है डर्मिस लेयर, ये जो नीचे देख रहे हो। अब मैं आपको स्टर्नम, कॉर्नियम, लूसिडम, जर्नुलोजम और स्पिनोजम के अंदर, ये स्पाइनोजम है जो, इसको हम जर्मोनोलोजम भी कह सकते हैं। अब इनके मैं कार्य बताती हूँ क्या क्या होते हैं। जो हमारा कॉर्नियम लेयर है, यह त्वचा की सबसे ऊपरी सतह है। इसमें सेल पाए जाते हैं जो हार्ड सब्सटेंस के बने होते हैं। इसमें केराटिन, इसे जो है केराटिन नाम से भी जाना जाता है। इस लेयर की मैं बात कर रही हूँ। यह सारी सतह ऑयल की पतली परत से ढकी होती है। इसमें यह जो त्वचा होती है हमारी वाटर प्रूफ होती है। अगर इस पर पानी लगता है तो वो नीचे आ जाता है। इस पे पानी का कोई असर नहीं होता और यह खुरदरी और सख्त होती है। ये थी हमारी कॉर्नियम। लूसिडम हमारी जो लेयर है, इसमें अंदर अंदर छोटे सेल होते हैं। ये आप देख रहे हो, ये छोटे छोटे सेल होते हैं। ये सेल पारदर्शी होते हैं, इसको हम देख सकते हैं। इनमें कोई भी रोशनी आराम से दिखाई देती है। जैसे आप लोग, जैसे लेजर लाइट होती है या तेज लाइट होती है, उसमें आप स्किन के देखते हो तो आपको रेड रेड दिखाई देती है। ये लूसिडम में हमारी जो लेयर होती है वो काम करती है। यहाँ तक कि इसमें सूर्य की किरणें भी दिखाई देती है। ये आप एग्जांपल तो आप कर ही सकते हो हाथ में। थर्ड है जर्नुलोजम। जर्नुलोजम में क्या है, इस लेयर के अंदर जर्नुलोजम लेयर देख रहे हो आप, ये वाली जर्नुलोजम लेयर है। इस लेयर के अंदर ऐसे सेल होते हैं जो काफी हद तक भरे हुए होते हैं। इन पे अगर कोई चोट वगैरह लग जाती है तो इतना असर नहीं होता और ये बाहर निकलते रहते हैं। सेबम वगैरह कुछ भी है तो इससे बाहर निकलता रहता है।
यह परत नए सेल बनाने में सहायक होती है। अगर हमारी कहीं चोट लग जाती है, उस पे पपड़ी आ जाती है जैसे, तो वो धीरे धीरे नए सेल बनने लग जाते हैं। नेक्स्ट हमारा स्पाइनोसम। स्पाइनोसम वो है, इसमें वह लेयर होती है जो नए सेल का निर्माण होती है, इसके अंदर होता है। इस प्रकार के सेल होते हैं जिसे मेलन कट्स भी कहते हैं, जो कि मेलानिन युक्त होते हैं, जो हमें त्वचा का कलर प्रदान करते हैं। जब त्वचा सूर्य की किरणों के संपर्क में आती है तो मेलानिन पैदा करती है, जो कि त्वचा के लिए रक्षा करती है। तो इस तरह से ये हमारी स्टर्नम बेसल्स होते हैं, जो हमारे स्किन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो ये हमारे स्किन को लेयर्स हैं, तो इसके बारे में आपने देखा और जाना, इन्हें नोट करना है आपने। नेक्स्ट जैसे हमारी बारी आती है, ये हमारी एपिडर्मिस के बारे में आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद हमारी बारी आती है, जैसे इसमें देख रहे हो आप, स्किन लेयर, ह्यूमन स्किन, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। इधर आपको नहीं समझ में आ रहा और ना ही इधर मैंने पूरा इस चित्र में क्लियर किया है। इस वाले चित्र में मैं आपको तीनों लेयर्स दिखाती हूँ। ये ऊपर वाली देख रहे हो, ये है एपिडर्मिस, ये है डर्मिस और ये है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस में बालों का उगना स्टार्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर पे। ये देखिए, इनमें सेल्स बनते हैं। ये कुछ सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के अंदर, जैसे हेप्टन, लैंगरहैंस सेल्स और केराटिनोसाइट्स और मेलानोसाइट्स। ये 3 सेल हैं जो एपिडर्मिस में बनते हैं। ये वाले सेल हैं जो हमारे इसमें बनते हैं। दूसरा है हमारा डर्मिस का। ये तो था देखो एपिडर्मिस में, इसमें साफ दिखा रहा है। इसमें हमारा केराटिनोसाइट्स सेल है, लैंगरहैंस सेल है और हमारा मेलानोसाइट्स है। ये 3 सेल इसमें बनते हैं। और हमारा डर्मिस लेयर के अंदर, डर्मिस सेल्स के अंदर हमारे जो सेल बनते हैं वो है मस्ट सेल, मस्ट सेल्स बनते हैं हमारे, इम्यून सेल बनते हैं और फेब्रुल्स जो है वो सेल बनते हैं, प्लाज्म सेल बनते हैं, न्यूट्रोफिल सेल बनते हैं, नेक सेल बनते हैं, बी सेल, टी सेल। ये सब सेल अलग अलग हमारी लेयर्स में बनते हैं और इन सब का अलग अलग काम होता है। ये देखिए, आल जो है ह्यूमन ब्लड के जो सेल्स होते हैं, ये सारे तरह के सेल्स हैं जो पिक्चर में आप देख रहे हो। इस तरह से ये देखिए एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज जो बन रहे हैं, ये टिश्यूज हमारे होते हैं और ये हमारी मसल्स हैं, देख रहे हो। नेक्स्ट है हमारे सेल्स। ये सेल्स जो बनते हैं हमारे अलग अलग काम करते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। ये हमारे केराटिनोसाइट सेल्स, ये सेल्स जो है हमारे जो केराटिनोसाइट्स हैं, ये अधिक पके हुए होते हैं, जिन्हें केराटिन को जमा करते हैं। ये हमारे सेल्स केराटिन में आप देख रहे हो जमा हुए हैं। ये देखिए, मैंने अलग अलग डिफाइन भी किया हुआ है इसमें। ये देखिए, इसे बाहर की ओर बढ़ते हैं और ये गिर जाते हैं जब ये हम इन्हें रगड़ते हैं। जो केराटिनोसाइट्स होते हैं, ये वो सेल हैं जिन्हें हम रगड़ते हैं और वो गिर जाते हैं। एपिडर्मिस के तुरंत नीचे तल के अंदर एक झिल्ली होती है, जिसमें एक विशेष प्रकार की संरचना जो एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच स्थित होता है। ये जो हमारा सेल है, ये एपिडर्मिस और डर्मिस, इन लेयर्स के बीच में सेल होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसमें विभिन्न प्रोटीन शामिल होता है। केराटिनोसाइट्स की बेसल परत की निम्नतल की झिल्ली जो हेमाहाइड्सोमोसोस और जो नीचे वाली झिल्ली होती है, उसमें डर्मिस यानी कि एकरिंग फाइब्रिल्स से जोड़ती है। ये झिल्ली एक महत्वपूर्ण होती है जो एपिडर्मिस की आधारभूमि और डर्मिस से कसकर चिपका होता है। डर्मिस कई प्रकार की विशेष उपांगों को जन्म देता है, जिन्हें एंडैकल्स,
संरचनाएं या इंडेक्स कहा जाता है। बाल और नाखून दोनों उदाहरण है इसके। ये एपिडर्मिस के प्रत्यक्ष विस्तार दोनों संरचनाएं हैं। बालों के जो तेल ग्रंथियां होती है, सेबेशियस ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, जो हिंदी में सेबेशियस ग्लैंड होता है और हिंदी में तेलीय ग्रंथियां होती है। जो अरेक्टर पिल्ली चिकनी, अरेक्टर पिल्ली जो होती है वो हमारी मसल्स होती हैं, इसे चिकनी पेशी से जुड़ी होती हैं। ये मांसपेशी ठंड के जवाब में त्वचा पर दिखने वाले गूस बम्प्स के लिए जिम्मेदार होती है। एपिडर्मिस भी एक्राइन यानी कि पसीने को ग्रंथियों को जन्म देती है, इसके कारण पसीना निकलता है। और डर्मिस के भीतर गहरे नलिकाओं के एक गुर्जन को त्वचा की सतह पर समाप्त होने वाली एक नमकीन घोल का स्त्राव करती है। आपने देखा होगा स्वेट जब निकलता है तो वो हमारा नमकीन होता है, और हमारा ब्लड भी निकलता है तो भी वो नमकीन होता है, क्योंकि वो इसी के कारण होता है, क्योंकि उसमें नमकीन घोल का जो स्त्राव होता है वो उसी में होता है। बगल और कमर में बड़ी एप्रोकाइन पसीने की ग्रंथियां पाई जाती है। शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में अडेक्नेक्सल और हेयर फॉलिकल संरचना जो है वो अलग अलग अनुपात में जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए जैसे खोपड़ी पर घने बाल हों और हथेलियों पर कोई भी नहीं। अब खोपड़ी पे तो हमारे पूरे शरीर पे बाल है, खोपड़ी पे बाल है ना, और हमारी हथेलियों, होठ पे और पगतलियों पे नहीं है। अन्य जगहों की तुलना में बगल, हथेलियों और तलवों में हमारे तेज पसीना आता है। नेक्स्ट हमारा इसमें मेलानोसाइट्स। अब मेलानोसाइट्स क्या कहते हैं कि ये एपिडर्मिस की बेसल परत में पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं मेलेनिन नाम एक जो है उत्पादन करती है, जो विभिन्न त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार है। मेलानिन को छोटे पार्सल या मेलानोसोम्स में पैक किया जाता है, जिसे बाद में केराटिनोसाइट्स में स्थानांतरित किया जाता है। जो हमारा कलर होता है वो इसी सेल्स के कारण होता है, मेलानोसाइट्स के कारण। ये देखिए, अब हमारा आता है डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर के अंदर हमारी ये लेयर्स आती हैं, सुपरफिलिकल लेयर, एरेोलर, कनेक्टिव टिश्यू, थिनर ऑफ द लेयर और लोकेशन ऑफ डर्मल पैपली। इसमें लेयर्स भी होती हैं, जैसे इसके अंदर दिखाई गई हैं। हमारी जो डर्मिस लेयर होती है उसके अंदर हमारे दो लेयर्स होती हैं, पैपलरी और रेटिकुलर लेयर। ये हमारी पैपलरी लेयर होती है और ये रेटिकुलर, ये दो लेयर्स होती हैं जिनमें ये तरह तरह की लेयर्स होती हैं, टिश्यूज होते हैं, जो आप इसमें चित्र में अच्छी तरह से देख रहे हो। बहुत क्लियर नजर आ रहा है। इस चित्र को आप अपनी कॉपी में भी, नोटबुक में भी बनाएं और इसे समझ के काम करें, ताकि आपको जब क्वेश्चन आए तो उसमें चित्र सहित अगर वर्णन करना है तो आप अच्छे से तरह से इसको बना सकें। बहुत क्लियरिटी नजर आई हुई है इसके अंदर। अब हमारी डर्मिस लेयर के अंदर क्या है, यह त्वचा की दूसरी लेयर होती है। एपिडर्मिस बाहरी लेयर होती है और डर्मिस उससे नीचे वाली लेयर होती है। यह बहुत सारे फाइबर बनाती है। इसमें नर्वस ग्लैंड तथा ब्लड वेसल्स भी होते हैं। यह त्वचा की सबसे मोटी परत होती है। यह एपिडर्मिस के साथ मजबूती से जुड़ी होती है। और डर्मिस लेयर के मुख्य इसमें दो भाग होते हैं। कौन सा है, पैपलरी ये वाली और रेटिकुलर लेयर। अब जो पैपलरी लेयर होती है इसके बारे में मैं बता रही हूँ। पैपलरी लेयर में रक्त नलिकाएं नसों से पाई जाती हैं। ये देखिए पैपलरी देख रहे हो ना, ये बिल्कुल हमारे ब्रिक वेसल्स है, नाड़ियां जिसको बोलते हो। ये पल्स यानी कि ब्रिक नाड़ियां जो है ये वो है जो रक्त नलिकाओं में खून भरा होता है, जो दौड़ती रहती है। पैपलरी को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह देखने में उंगलियों के आकार जैसी होती है। इस लेयर के द्वारा ही डर्मिस और एपिडर्मिस के अंदर मिला होता है। ये दोनों उसी के कारण होती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर लेयर क्या है, इस लेयर में कई प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। उसमें नलिकाएं पाई जाती थी, इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे सबक्यूस ग्लैंड्स और
जैसे सेबेशियस ग्लैंड्स और ऑयली ग्लैंड से निकलने वाले पदार्थ को सीबम कहते हैं। मैंने बताया था पहले भी कि जो हमारा तेल या पसीना निकलता है उसे हम सीबम कहते हैं। जो कि प्राकृतिक तेल देता है वो नेचुरल हमारे स्किन से निकलता है। ऐसा तो है नहीं कि हमने लगाया हो वही प्रोड्यूस होता हो, ऐसा कुछ नहीं है। नेचुरली निकलता है, हमारे सिर में भी निकलता है, वैसे ऑल बॉडी पे भी निकलता है, जिससे त्वचा नरम और मुलायम व चमकदार बनती है। यह लेयर रोम छिद्रों में से पसीना आदि निकालने में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त इसमें रक्त नलिकाएं व हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड भी पाए जाते हैं, जो रोम छिद्र पसीना जो है निकालने में सहायता करती है। अब जब पसीना निकलेगा तो रोम छिद्र ओपन होंगे ना, खुले होंगे, और वो फिर बाद में बंद हो जाते हैं। जब हम उसे पोंछ लेते हैं या हम नहा लेते हैं तो हम वो रोम छिद्र दोबारा बंद हो जाते हैं। फिर हमारे इसमें बारी आती है सबक्यूटेशियस फैटी टिश्यू। अब वो टिश्यू वो होते हैं जो त्वचा का मुख्य अंग है, जो त्वचा तथा मसल्स में ठीक से कार्य करते हैं। इसे पूरी एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है यह लेयर सिकुड़ जाती है, त्वचा की सतह ढीली पड़ने लगती है, जिससे हमारे स्किन पर झुर्रियां नजर आती है। मैं अभी आपको आगे पिक्चर में दिखाऊंगी। ये हमारे इसके अंदर कोलाजन फाइबर है। कोलाजन क्या करता है, यह फाइबर डर्मिस में प्रबल होता है। देख रहे हो ना, ये कोलाजन डर्मिस लेयर में कैसे बने हुए हैं हमारे ये कोलाजन, और ये नीचे जो है इलास्टिन। ये दोनों के बारे में मैं अच्छे से बताऊंगी। आप पहले देखिए कोलाजन का, और फिर ये बाद में का रूप है। बाद में का मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें कोलाजन फाइबर में क्या होता है, इस प्रकार का फाइबर जो डर्मिस में मतलब मजबूत होता है। कोलेजन फाइबर में ज्यादा शक्ति होती है और यह त्वचा को मजबूती प्रदान करती है। कोलेजन बंडल ऊपरी या पेपलरी डर्मिस में छोटे छोटे होते हैं, जैसे ये नजर आ रहे हैं आपको। ये देख रहे हो, ये हमारे कोलेजन टिश्यू है। ये जो हैं जालीदार होते हैं और गहरे मोटे बंडल बनाते हैं। ये देखिए, कुछ टिश्यू होते हैं जो हमारे ब्रीक होते हैं, ये मोटे मोटे बंडल बनाए हुए हैं इस तरह से, और ये जालीदार होते हैं। नीचे हमारा है इलास्टिन। इलास्टिन क्या होता है, इस प्रकार के फाइबर त्वचा को लोच और परिवर्तनशीलता के गुण प्रदान करते हैं। इलास्टिन यानी कि मजबूती, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये जो कोलाजन और इलास्टिन दोनों होते हैं, ये फाइबर मूल पदार्थ क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, एक प्रकार का जेल है जो एक साथ बंधे होते हैं, जिसमें पोषक तत्व और जो वेस्ट पदार्थ है वो उत्तक घटकों से अलग हो सकते हैं। ये विशेष प्रकार के पदार्थ बनाते हैं जो ये अलग करते हैं। डर्मिस में नसें, रक्त वाहिकाएं और एपिडर्मल एडनेक्सल संरचनाएं, जैसा कि ऊपर मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, ये सब इसमें शामिल होते हैं। इसमें अब मैं तीनों ये सेल्स भी हैं, इनको मैं अच्छे से बता रही हूँ। मस्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट और इम्यूनिटी सेल। इम्यूनिटी सेल भी है इसमें, तो ये तीनों को मैं बता रही हूँ। मस्ट सेल में क्या है, ये ग्रैनुअल, हिस्टामाइन और अन्य रसायन से भरे होते हैं जब कोशिका विभुत होती है। सुहानी, चिकनी मांसपेशियां इसके अंदर होती हैं, जैसे वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल। ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में और रक्त वाहिकाओं को अनुबंध करने में और पतला करने की अनुमति देती है। इस सेल का ये विशेष काम होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर स्पेशलाइज्ड मसल सेल। ये रहा यहाँ पे स्पेशलाइज्ड जो मसल्स होता है, वो क्या करता है, मायो एपिथेलियल कोशिकाएं पसीने की ग्रंथियों के आसपास पाई जाती हैं ये, और पसीने को बाहर निकालने में मदद करती है। नेक्स्ट फाइब्रोब्लास्ट में क्या है, फाइब्रोब्लास्ट ये देख रहे हो, ये भी हमारा सेल है। ये क्या करता है, ये वे कोशिकाएं होती हैं, वे सेल्स होते हैं जो वृद्धि के लिए या घावों को ठीक करने के लिए कोलेजन और डर्मिस के अन्य तत्वों को जमा करती है। जब शरीर में पपड़ी देखते हैं ना, अगर कोई चोट लग जाती है तो वहाँ पे वो एक घाव
ठीक होता है और फिर वहाँ पे एक पपड़ी जम जाती है, तो वो फाइब्रोब्लास्ट के कारण ही होती है। एक आराम करने वाले फाइब्रोब्लास्ट में एक कोशिका की तुलना में बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है और एक ये नगन नाभिक होता है। नेक्स्ट है इम्यूनिटी सेल्स। इम्यून सेल में क्या है, ये कई तरह के होते हैं, जैसे मैक्रोफेज हिस्टियोसाइट्स की विदेशी या अपमानित सामान को हटाने और पचाने के लिए सहायक होती है। फेगोसाइटोसिस के रूप में भी इसे जाना जाता है। किस नाम से? फेगोसाइटोसिस के नाम से। ये छोटा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, इसका नोट कर लेना इसको। फेगोसाइटोसिस के नाम से भी ये इम्यून सेल जाने जाते हैं। डर्मिस में लिम्फोसाइट्स की संख्या भी कम होती है और उसमें सूजन संबंधी कोशिकाएं या ल्यूकोसाइट सफेद कोशिकाएं होती हैं, जो रक्त वाहिकाओं को घावों को भरने में और जो संक्रमण जो हमारे शरीर में होते हैं उसको नष्ट करने में या बीमारी का कारण बनती है। जो हमारे इम्यूनिटी सेल्स होते हैं ये रोगों से लड़ने की क्षमता भी रखते हैं। अब ये सेल्स में जो है इसके अंदर न्यूट्रोफिल भी होता है। न्यूट्रोफिल, ये देखिए, न्यूट्रोफिल क्या करता है कि ये खंडित नाभित होते हैं। ये तीव्र गति से सूजन के दौरान ऊतक में प्रवेश करने वाली सफेद रक्त कोशिकाएं होती है। कौन सा? न्यूट्रोफिल। फिर है इसमें बेसोफिल की बी और डी, ये दोनों मैं बता रही हूँ। लिम्फोसाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक प्रकार की छोटी सूजन कोशिकाएं हैं, बाद में पहुंचे कितने लंबे समय में भी सूजन वाली त्वचा की स्थिति में ये बने रहते हैं। फिर है हमारा ये वाला इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स में क्या होता है, एच और ई दाग पर न्यूक्लियो और गुलाबी साइटोप्लाज्म होता है। किसमें? इसिनोफिल्स के अंदर। ये देखिए, इसिनोफिल्स के अंदर हमारा न्यूक्लियो और गुलाबी साइटोप्लाज्म होता है। फिर है हमारा मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स में ये मैक्रोफेज बनाते हैं, जैसे ये वाला जो हमारा सेल है ना, ये पूरा मैक्रोफेज सेल बनाते हैं। अब त्वचा जो है कोशिकाएं जैविक रूप से सक्रिय साइटोकिन्स और कैटोटिक्स कारकों की ये बड़ी संख्या को जारी करके संवाद करती है और उनके कार्य और आंदोलन को नियंत्रित करते हैं। और माइक्रोस्कोपी पर देखने में ये सेल्स हमें बहुत छोटे नजर आते हैं। ऐसे नंगी आंखों से तो हम इसे देख नहीं सकते, इसके लिए हमें विशेष प्रकार के लेंस की जरूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ स्किन। अब हमारा जो स्किन है वो हमारे कई प्रकार के फंक्शन करती है। जैसे इसमें मैंने 7 मेन फंक्शन ऑफ द स्किन का डिस्क्राइब किया है। जैसे हमारी स्किन 7 प्रकार का कैसे कर सकती है, सेंसेशन, हीट रेगुलेशन, अब्सॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, एक्सट्रैक्शन, सिक्रेशन और विटामिन डी प्रोटेक्शन। ये हमारा क्या करती है, अलग अलग काम करती है। जैसे इसमें है हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी कि सुरक्षा। त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है और ये हमारे शरीर का मुख्य अंग है जो पूरी बॉडी को कवर करती है। त्वचा की कई रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाएं होती है जो परिणाम स्वरूप होने वाले कार्यों को सेट करती है। अब त्वचा के हमारे कई फंक्शन है। क्या है? पहला सुरक्षा, प्रोटेक्टिव फंक्शन। इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, पैथोजेंस एंड हार्मफुल यूवी रेडिएशन। यानी कि त्वचा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शरीर की को जो चोट, गर्मी या कोई रासायनिक जो हमारी यूवी रेस वगैरह होती है या सूक्ष्म जीव से हमें बचाती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम की लगातार बाहे के कारण यह एक यांत्रिक बाधा के रूप में कार्य करती है और जीवों को त्वचा में रहने या घुसने नहीं देती। एपिडर्मिस को बेसल परत में मौजूद मेलानोसाइट्स द्वारा निर्मित मेलानिन शरीर को पराबैंगनी विकिरण से बचाता है। यानी कि जो यूवी रेस होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें, उनसे हमें बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। एपिडर्मिस फागोसाइट्स एजेंटों में मौजूद लैंगरहैंस कोशिकाएं जो होती है वो त्वचा पर आक्रमण करती है, बट ये हमें प्रोटेक्ट भी करती है। नेक्स्ट है हमारा
सेंसरी फंक्शन। अब सेंसरी जो फंक्शन होता है वो हमारा क्या करता है, त्वचा में एपिडर्मल कोशिकाएं के बीच में ठीक डर्मिल के अंदर हमारा कार्य करती है। ये हमारे त्वचा उपांग में विशेष तंत्रिका तंत्र के रूप में कई जो है टर्मिनलों का एक जटिल नेटवर्क होता है जो इस तरह से जो कार्य करता है। ये तंत्रिका अंत में स्पर्श, दर्द या तापमान, गीलापन, खुजली इसी के कारण हमें अनुभव होता है। ये तो आपने देखा होगा, इसके कारण हम कईयों को अनुभव करते हैं ना, वो हमारा इसी के कारण। ये हो गया सेंसरी फंक्शन। फ्री नर्व्स एंडिंग ऑन द स्किन आर सेंसिटिव टू प्लांट टच, हीट एंड कोल्ड, रिजल्टिंग इन अदर वॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। यानी कि ये हमारे स्पर्श, दर्द, तापमान, गिल्ला, खुजली आदि को सब अनुभव करती है। फिर है हमारा थर्मो रेगुलेशन यानी कि हीट रेगुलेटरी फंक्शन। इसमें क्या है, त्वचा हार्मोन त्वचा तापमान नियामक के रूप में काम करती है, जिससे शरीर नमी के नुकसान को नियंत्रित करती है और हमारे ताप को ये कंट्रोल करती है। पसीने के स्राव और उत्सर्जन की नियंत्रित करके ये क्रिया इसी में की जाती है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी में क्या है, द सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स ऑफ द स्किन, वाटर, साल्ट, फैटी सब्सटेंस एंड यूरिया आर एक्साइड। यानी कि ये जो हमारी त्वचा का कार्य करती है, शरीर से पानी, नमक, पसीना या जो भी हमारा है ये शरीर में बाहर उत्सर्जन का काम करती है। पसीने और सीबम के स्राव के माध्यम से त्वचा एक उत्सर्जन कार्य करती है। आंतों और जिगर की चयापचय जो होती है गतिविधियों के परिणाम स्वरूप कई हानिकारक पदार्थों को ये समाप्त करती है। नेक्स्ट है सिंथेटिक फंक्शन। सन्स अल्ट्रावायलेट रेज हेल्प इन सिंथेटिक ऑफ नेचुरल विटामिन डी। स्किन कैन आल्सो मैन्युफैक्चर मेलानिन पिगमेंट। अब में जो है जो त्वचा को रंग प्रदान होता है वो इसी के कारण हमें होता है। इसके अंदर हमें क्या होता है कि सूरज की रोशनी उपस्थिति से त्वचा में विटामिन डी का एक सक्रिय रूप संश्लेषित होता है। इसमें क्या है कि त्वचा का रंग, लोच, मोटाई मनुष्य के सामान्य रूप से जिम्मेदार है। त्वचा को मानव शरीर के लिए सजावटी साधन इसी के कारण माना जाता है और हमारे बॉडी है इसी के लिए जो है प्रेपरेशन होती है। तो ये थे हमारे स्किन के बारे में। तो आपने देखा होगा कैसे मैंने स्किन के बारे में आपको पढ़ाया, आपने अच्छे से देखा होगा, जाना कैसे मैंने पिक्चर्स में आपको अच्छी तरह से डिफाइन किया है, कैसे समझाया है उसके अंदर कि एपिडर्मिस में जो सेल्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं और कौन कौन से होते हैं, डर्मिस में क्या लेयर्स होती हैं, क्या सेल्स होते हैं, कैसे टिश्यूज होते हैं, ये क्या क्या वर्क करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये आर्टिफिशियल ही है, ये सब सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर भी होता है जो ऑटोमेटिक काम करता है। जैसी हमारी स्किन हमारे अंदर काम कर रही है, टिश्यूज हैं, जो लेयर्स हैं, जो सेल्स हैं हमारे अंदर काम कर रहे हैं, वो मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, जाना होगा और समझा होगा। उसके लिए मैं आपके लिए अब 3 क्वेश्चन तैयार किए हैं, आपने वो क्वेश्चनों का जवाब अच्छे से देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ द स्किन, कि फंक्शन क्या है स्किन के फंक्शन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि क्या क्या करते हैं। आपको जो महसूस होता है, जो आपकी त्वचा कार्य करती है, वो आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एनाटॉमिकल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, यानी कि पिक्चर में आपने देखा होगा कैसे स्किन की लेयर्स बताई हुई हैं। पहले एपिडर्मिस कौन सी लेयर है, उसके नीचे डर्मिस कौन सी लेयर है और फिर हाइपोडर्मिस। फिर एपिडर्मिस के 4 पार्ट्स कौन से हैं, डर्मिस के 2 पार्ट्स कौन से हैं और हाइपोडर्मिस के क्या कार्य हैं, वो आपने अच्छे से इसमें डिफाइन करना है स्किन स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर की जो डर्मिस लेयर्स हैं इसमें मैंने 2 पार्ट्स बताए थे, पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। तो ये 2 लेयर्स आपने अच्छे से डिफाइन करनी है।
तो आशा करती हूँ आपसे आपने अच्छे से इसको समझा होगा, जाना होगा, अच्छे से पहचाना होगा और अपनी नोटबुक में अपने अच्छे से नोट करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।